देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज शोन इन द ग्राफ, अ पार्टिकल मूविंग इन दिस पोटेंशियल फील्ड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन if possesses 1 joule of kinetic energy at x equal to 1 meter, where will it reverse its direction of motion? तो x इक्वल टू 1 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 1 जूल। देखिएगा, और यहाँ ये पोटेंशियल फील्ड में, पोटेंशियल फील्ड मतलब कंजर्वेटिव फील्ड में है। इसका मतलब है आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में यदि ग्राफ आप देखें ध्यान से तो कुछ इस तरह का ग्राफ है, और ये x इक्वल टू 5 मीटर पे कुछ यहाँ पर है, और x इक्वल टू 6 मीटर पे, x इक्वल टू 6 मीटर पे कुछ यहाँ पे है, और इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना। ये x इक्वल टू 6 मीटर पे। अब पॉइंट समझिए, देखिए जब x इक्वल टू 1 मीटर पे, जब यहाँ पर है x इक्वल टू 1 मीटर पे, उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है, देखिएगा इस यदि पॉइंट को देखिए तो 3 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 जूल है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 जूल है, यहाँ पे 2 जूल है, और ये 3 जूल है। 3 जूल पोटेंशियल एनर्जी और 1 जूल काइनेटिक एनर्जी है। मतलब इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 मीटर पे, x इक्वल टू 1 मीटर पे इसका यदि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप ढूंढिएगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू कितने के बराबर है, 3 + 1 4 जूल के बराबर है ना, 4 जूल के बराबर है। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम 4 जूल हो जाता है, वहाँ पे यदि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद ही वो रिवर्स करेगा अपने मोशन को। एक और पॉइंट समझिए, फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होता है, फोर्स इक्वल टू होता है -du/dx के बराबर होता है ना। फोर्स का वैल्यू -du/dx होता है। इस केस में du/dx पॉजिटिव है, मतलब फोर्स निगेटिव लग रहा है, मतलब इसी रेंज में किसी पॉइंट पे ये ऐसा होगा, और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। यदि ऐसे ही अप एंड डाउन होता तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल था। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया जाता, लेकिन इतना आसानी से कैलकुलेट नहीं किया जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि इस लाइन पे निगेटिव फोर्स लग रहा है, और निगेटिव फोर्स लग रहा है तो इसी लाइन पे कि कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, और उसके बाद चूंकि निगेटिव फोर्स लग रहा है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो x इक्वल टू 6 मीटर पे यदि आप देखिएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल के बराबर हो जाता है। तो जहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल हो रहा है, उसी के बाद ये अपने रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो वो कब हो रहा है, x इक्वल टू 6 मीटर पे। तो x इक्वल टू 6 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ये डी ऑप्शन आंसर सही है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, अ बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कोड। An additional downward force applied on the ball, if increased gradually to a value f0, the cord would break. धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया गया, और जब f0 फोर्स लगने लगा तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रिंग है ये टूट जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। What should be the additional minimum constant force f that will break the cord? तो एक मिनिमम कांस्टेंट फोर्स कितना लगाया जाए कि इस कोड को तोड़ा जा सके। mg तो लगता ही रहेगा। देखिएगा पॉइंट समझिएगा क्या है, जैसे एक इलास्टिक वायर से एक ब्लॉक हैंग कर रहा था। ठीक है, तो जब इलास्टिक वायर से जब हैंग कर रहा होगा तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा mg, इसको ये बैलेंस कर रहा होगा। मान लेते हैं कि वो x0 इलोंगेशन होगा, तो kx0 इस समय होगा, kx0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है।
अब क्या है कि इस पे फोर्स लगाया जाने लगा F। ये F4 जो है मतलब एक फोर्स लगाया जाने लगा जिसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जब बढ़ाया जा रहा है तो एक इंस्टेंट आता है जब इस पे F फोर्स लगाया जाने लगता है तो ये टूट जाता है। पहले से इसमें कितना इलोंगेशन था, x0। अब मान लेते हैं कि फर्दर इसमें x इलोंगेशन आ गया, ठीक है, x इलोंगेशन आया, इसी पे टूट गया होगा। जिस समय टूटा होगा उस समय ये स्ट्रिंग भी, ये जो इलास्टिक स्ट्रिंग है ये भी F प्लस mg के बराबर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो इस समय इलोंगेशन इस स्ट्रिंग में कितने के बराबर आ गया, x0 तो पहले से था, x एक्स्ट्रा इलोंगेशन आया है, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो गया, k x0 प्लस x, और ये किसके बराबर है, f प्लस mg के। तो आप कह सकते हैं कि kx का वैल्यू f के बराबर है, f0 के बराबर है। क्वेश्चन में जिस तरीके से दे रहे हैं ये f0 दे रहे हैं तो ये f0 के बराबर है ना। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक F फोर्स है जो इंस्टेंटली कांस्टेंट F फोर्स इस पे लगाया जाने लगा, कॉन्स्टेंटली लगाया जाने लगा। तो इस F का मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि ये टूट जाए, मतलब इस इलोंगेशन, इस स्ट्रिंग को टूटने के लिए x तो एक्सपैंड करना होगा ना। ये x जब एक्सपैंड कर जाएगा तो ये टूट जाएगा। तो अब समझिए कांस्टेंट फोर्स यदि लगाया जाएगा तो यहाँ पे तो इसका वेलोसिटी एक तरीके से 0 है, लेकिन जैसे ही कांस्टेंट फोर्स लगाया जाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन के कारण एक समय आएगा जब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा, फिर 0 हो जाएगा। और 0 कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा और ये स्ट्रिंग क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट समझिए, मान लेते हैं कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी तक तो लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगा है, अब वर्क पावर एनर्जी का आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा। देखिए तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनिशियली आप देखिए इसमें x0 एक्सटेंशन था, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लगा के इसको एक्सपैंड किया गया, एक फोर्स लगा के इसको एक्सपैंड कर दिया है स्ट्रिंग को। मान लेते हैं वो जो फोर्स है वो F के बराबर है, कांस्टेंट फोर्स जो है वो F के बराबर है, ठीक है। तो फर्दर ये कितना आया है, x डिस्टेंस आया है नीचे, ठीक है ना। तो जब x डिस्टेंस जो ये नीचे आया है तो ये फोर्स कितना वर्क करेगा, Fx वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा, Fx वर्क करेगा, ठीक है, ओके। ये mg कितना वर्क करेगा, mg भी तो इसमें लग रहा था ना, तो mg कितना वर्क करेगा जब x डिस्टेंस इसको नीचे लाएंगे तो mg x वर्क करेगा, ठीक है, इतना वर्क करेगा। पहले से इसमें कितना एनर्जी था, पहले से जब x0 एक्सटेंशन था तो इस स्ट्रिंग में पहले से एक एनर्जी स्टोर था जिसका वैल्यू कितने के बराबर था, हाफ के x0 के बराबर था, हाफ के x0 के स्क्वायर के बराबर था, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इतना वर्क टोटल हुआ, ठीक है। और जब इतना वर्क हुआ है तो इस स्ट्रिंग में कितना इलोंगेशन आ गया है, इस इलोंगेशन टोटल स्ट्रिंग में आया है x प्लस x0, ये टोटल एक्सटेंशन है। x तो x0 के बाद आया है, ठीक है, टोटल एक्सटेंशन कितना है, x प्लस x0। जब इसमें x प्लस x0 एक्सटेंशन आया था तभी तो ये टूटा था, ठीक है। तो ये एनर्जी जो वेस्ट हुआ और टोटल एनर्जी इस स्ट्रिंग में कितना स्टोर्ड हो गया, ये फोर्स के द्वारा वर्क, mg के द्वारा वर्क और इनिशियल एनर्जी, ये तीनों को जोड़ के जब फाइनली इस स्टेज पे आया है तो इसका एनर्जी कितने के बराबर हो गया, हाफ के x प्लस x0 का होल स्क्वायर। जब ये एनर्जी इस स्ट्रिंग में स्टोर्ड हो गया तब ये टूट गया, इससे ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता था ये, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय mg प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो इस स्ट्रिंग में स्टोर था वो सब मिलके वर्क किया तो ये टूट गया। तो ये जो वर्क डन है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस f का वैल्यू इस f0 के टर्म में, इस f0 के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, देखिएगा पॉइंट fx प्लस mgx प्लस हाफ के x0 का स्क्वायर हो गया और डैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ के x प्लस x0 का स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं हाफ के x स्क्वायर प्लस x0 का स्क्वायर प्लस 2x x0,
ये हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट को समझिए। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस के एक्स एक्स नॉट। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एम जी का वैल्यू कितने के बराबर था? एम जी का वैल्यू हम लोग कितने के बराबर लिखा था हम लोगों ने? के एक्स नॉट के बराबर। एम जी का वैल्यू कितने के बराबर था? के एक्स नॉट का बराबर। ठीक है, तो के एक्स नॉट को हम लोग एम जी लिख सकते हैं। तो के एक्स नॉट को यदि एम जी लिखेंगे तो ये एम जी एक्स हो जाएगा। तो ये एम जी एक्स के एक्स एक्स नॉट कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा के एक्स बाई टू। ये कितने के बराबर आएगा? के एक्स बाई टू। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। f का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा यहाँ पे? के एक्स बाई टू के बराबर। f का वैल्यू आ जाएगा के एक्स बाई टू के बराबर, है ना। और के एक्स का वैल्यू कितने के बराबर था? एफ नॉट के बराबर। तो कितने के बराबर आ जाएगा? ये फोर्स का वैल्यू आ जाएगा एफ नॉट बाई टू के बराबर। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और इस तरीके से पता चल रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। अ रेन ड्रॉप ऑफ मास m एट अ हाइट h स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इनिशियली एक्सेलरेट अंडर ग्रेविटी। एक ड्रॉप गिर रहा है, m मास का है, वो ग्रेविटी लगेगा तो एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड। ड्यू टू द विस्कस ड्रैग ऑफ एयर इट्स मोशन इज resisted and finally it acquired a constant terminal velocity vt and hits the ground. Neglect the buoyancy, denote acceleration due to gravity by g and assume no wind. The magnitude of average viscous force on the raindrop during the entire downward trip is. तो कैलकुलेट करना है आपको, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है जो कि विस्कस फोर्स लगा रहा होगा, ड्रैग फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट को समझिए, ये जो ड्रॉप है एम मास का, इस पे ग्रेविटी का फोर्स mg लग रहा है। ठीक है, ऊपर ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा? ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, जिसको विस्कस फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे गिर रहा है, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, और फाइनली ये टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाता है और उसके बाद फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरता है। ठीक है, तो टोटल जो mg जो वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना वर्क किया? mgh। वेट कितना इस ड्रॉप पे वर्क किया? mgh डाउनवर्ड वर्क किया। विस्कस फोर्स जो इस पे वर्क किया है, ठीक है, कांस्टेंट विस्कस फोर्स मान लेते कि एफ भी है। एफ भी एक कांस्टेंट, एक विस्कस फोर्स है, एवरेज विस्कस फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दें कि वर्क डन जो विस्कस फोर्स के द्वारा होगा वो तो निगेटिव होगा, क्योंकि ये विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसके डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, और ये जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m vt का स्क्वायर हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो विस्कस फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? mgh माइनस हाफ m vt का स्क्वायर, डेट इज कॉल्ड वर्क डन बाय विस्कस फोर्स। ठीक है, तो एवरेज विस्कस फोर्स निकालना है। तो मान लेते हैं कि एवरेज विस्कस फोर्स जो है वो एफ भी लग रहा होगा, ये एवरेज लग रहा होगा, और ये आया है नीचे h हाइट। तो वर्क डन बाय विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय विस्कस फोर्स हो जाएगा माइनस एफ वी इंटू एच। वर्क डन बाय विस्कस फोर्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वर्क डन बाय जो विस्कस फोर्स होगा निगेटिव में होगा। ठीक है, तो माइनस तो हम लोगों ने लिखा ही था, तो एफ वी इंटू एच लिख दीजिए। तो ये हो गया एम जी एच माइनस हाफ एम वी टी स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से विस्कस फोर्स, एवरेज विस्कस फोर्स का वैल्यू पता चल गया, कितने के बराबर आ गया?
एम जी माइनस एम वी टी का स्क्वायर बाई 2h। m को यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो g माइनस वी टी का स्क्वायर बाई 2h, ये आ जाएगा विस्कस फोर्स का वैल्यू। ठीक है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।